वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का इस 20 मिनट शो में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरे भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सुबह 7 बजे मंडे टू सैटरडे ये शो आपका चलता है, जिसमें मैं आपको बताता हूँ 4 सवालों के साथ 40 बातें। ऐसी बातें जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट होती हैं, ज़रूरी होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं। आई होप आप सभी इस चर्चा सत्र को एंजॉय करते होंगे। इस सेशन का उद्देश्य यही है कि आपके भीतर पॉलिटी की प्रैक्टिस कराना, ऐसी बातें 4 सवालों के माध्यम से बताना जो इन फ्यूचर आपके एग्जाम में पॉसिबल हों, आ सकती हों। ऐसी बातों पर चर्चा करना, थ्योरी क्लासेस के दौरान जो बातें आपने पढ़ी हैं लेकिन रिवीजन के अभाव में भूल गए हैं, वो फिर से एक बार रिवाइज कराना, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं या वीओ की तैयारी करते हैं, आरओ की तैयारी करते हैं, तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिए, मेरी 2 क्लास चलती है। एक मंडे टू सैटरडे शाम को 8 बजे लक्ष्मीकांत शो चलता है। मंडे टू सैटरडे शाम को 8 बजे जो ये आपका लक्ष्मीकांत शो चलता है, इसमें मैं पूरा का पूरा लक्ष्मीकांत आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ। यानी पूरा लक्ष्मीकांत आपको फ्री में पढ़ने को मिल रहा है। ठीक है, जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में पूरी की पूरी क्लासेस देखिए। बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं, लगभग लगभग 80% सिलेबस समाप्त हो चुका है। प्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और पूरी चीज़ें देखिए। और यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये शो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें अभी आप जुड़े हुए हैं। ये रोजाना शाम को 7 बजे चलता है। सॉरी, रोजाना सुबह 7 बजे चलता है, माफ करिएगा। तो चलिए पहले सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और आपका जो पहला स्टेटमेंट है, ये कह रहा है कि 2014 में तेलंगाना का निर्माण एक संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया। 2014 में यानी 2014 में तेलंगाना का निर्माण एक संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था। पहला स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका कि आर्टिकल 3 के तहत संसद द्वारा पुनर्गठन विधेयक पारित करने से पहले संबंधित राज्य विधानमंडल की राय अनिवार्य होती है, यानी राय लेना अनिवार्य है। ठीक है। द ओपिनियन ऑफ कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर इज मैंडेटरी, यानी उसकी राय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित करने से पहले राज्य विधानमंडल की राय अनिवार्य है। यानी इस स्टेटमेंट के कहने का मतलब यह है कि संसद को उनकी राय मानना अनिवार्य है। ठीक है, संसद को राज्य विधानमंडल की राय मानना अनिवार्य है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो खैर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यदि आप किसी भी राज्य का, किसी भी दो राज्य को यदि आप मिलाकर, किसी भी दो राज्य को मिलाकर यदि आप एक राज्य बनाना चाहते हैं, ठीक है, या दो या अधिक राज्य को मिलाकर, दो या अधिक राज्य को मिलाकर आप एक राज्य बनाना चाहते हैं, या किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना चाहते हैं, ठीक है, किसी राज्य का क्षेत्र में परिवर्तन करना चाहते हैं, किसी राज्य का नाम बदलना चाहते हैं, तो ये शक्ति संसद के पास है। या किसी राज्य को एक या अधिक भाग में बांटना चाहते हैं, किसी राज्य को दो या अधिक भाग में बांटना है, नाम बदलना है, क्षेत्र बदलना है, सीमा बदलनी है, या मर्जर है। इस केस में पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि संसद सामान्य कानून बनाकर ऐसा कर सकती है। आर्टिकल 3 और आर्टिकल 3 में एक अमेंडमेंट हुआ, 5th अमेंडमेंट। इसको मिला के जब आप पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाता है। प्रोसेस कुछ इस तरह से है कि इसके लिए संसद में विधेयक आएगा, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही ये विधेयक पार्लियामेंट में आएगा। यानी सबसे पहले क्या चाहिए? प्रीरियर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट चाहिए, यानी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए। क्या? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। अब राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ये विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी भी सदन में विधेयक को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, यानी किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसके लिए प्रीवियर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट चाहिए, यानी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए। ठीक, लेकिन जब हम राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेते हैं मेरे भाई, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जब हम लेते हैं तो राष्ट्रपति उस पर्टिकुलर राज्य को नोटिस करता है। राष्ट्रपति उस पर्टिकुलर राज्य को नोटिस भेजता है सुझाव के लिए। अब राज्य चाहे हाँ करे, राज्य चाहे ना करे, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। राज्य से सुझाव मांगा जाता है, लेकिन राज्य के सुझाव को मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है। दोनों सदनों में ये विधेयक सामान्य बहुमत से पारित होना होगा। सामान्य बहुमत से पारित हो गया तो राष्ट्रपति की सहमति के बाद
नया राज्य बन जाता है। हालांकि है तो ये एक प्रकार का संशोधन, लेकिन इसे 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता। अनुच्छेद 4 में यह स्पष्ट है कि आर्टिकल 2 और 3 से रिलेटेड अगर कोई भी लॉ बनेगा तो आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, यानी अनुच्छेद 368 के तहत इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। तो प्रक्रिया स्पष्ट हो गई। ठीक है, तो यहां देखो पहला स्टेटमेंट जो आपका लिखा हुआ है, 2 जून 2014 को तेलंगाना बना। तेलंगाना कहां से अलग होकर बना भाई? तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना का निर्माण किया गया। आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना जब जून 2014 में बना, ठीक है, तो इसके लिए रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया था, न कि संविधान संशोधन हुआ। तो इसमें लिखा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यहां इसका अर्थ है कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं भाई। संविधान संशोधन हालांकि ये होता संशोधन है, लेकिन इसे आर्टिकल 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता। दूसरी बात, क्या राज्य की राय अनिवार्य है? तो राज्य विधानमंडल से सुझाव लिया जाता है, लेकिन उसके सुझाव को मानने के लिए पार्लियामेंट बाउंड नहीं है, यानी संसद सुझाव को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसमें दोनों कथन आपके गलत हैं। सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं भाई। अगला सवाल आपका मिलान से रिलेटेड है। लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आंध्र प्रदेश 1956 लिखा है, नागालैंड आपका 1963 लिखा है, सिक्किम 1975 लिखा है, झारखंड 1998 लिखा है। ये राज्य बनाने का क्रम है। राज्य बनाने का क्रम है, कहने का अर्थ ये है कि राज्य किस सन में बने। तो मेरे भाई स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया था, जिसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। उससे पहले 1953 में प्रथम भाषाई राज्य का गठन आंध्र प्रदेश के रूप में हुआ था, आंध्र स्टेट के रूप में हुआ था। ठीक है, यहां पर पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा मैच नहीं कर रहा है। ठीक, तो यहां देखिए आंध्र प्रदेश की यदि आप बात करें तो आंध्र प्रदेश में 1956 लिखा है, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज आप इसलिए होंगे कि भाई 1953 में प्रथम भाषाई राज्य का गठन हुआ, और 1953 में प्रथम भाषाई राज्य का गठन आंध्र प्रदेश के रूप में हुआ, यानी आंध्रा स्टेट के तौर पर हुआ। लेकिन 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 सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा पूरी की पूरी पुराने जो राज्यों के ग्रुप थे वो समाप्त किए गए और एक कानून बनाया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। और ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 आया था। तो 1956 में जो 14 राज्य बने, उन 14 राज्यों में भी ये आंध्र प्रदेश सम्मिलित था, तो इसलिए 1956 लिखा हुआ। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में प्रथम भाषाई राज्य के रूप में हुआ, लेकिन जब राज्यों को ऑर्गेनाइज करने के लिए पूरा कानून बना स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में जो 14 राज्यों की लिस्ट थी उसमें यह शामिल था। ठीक है, नागालैंड की यदि आप बात करें तो असम की जो नागा जनजाति थी उनको अलग करके 1963 में एक नया राज्य इनको दिया गया, और ये भारत देश का 16वां राज्य बना था नागालैंड। 15वां राज्य बना था गुजरात, और 16वां राज्य बना था नागालैंड। सिक्किम की यदि आप बात करें तो मेरे भाई 35वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारत देश में शामिल किया गया, और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, और सिक्किम हमारे भारत देश का 22वां राज्य बना। अगला लिखा हुआ है झारखंड। झारखंड बिहार से अलग हुआ, और बिहार से अलग होकर झारखंड को नया राज्य बनाया गया सन 2000 में। तो ये गलत हो जाएगा आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, जो मैंने बताया वो समझिएगा। ठीक, आगे आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए आपका क्या है। अगला सवाल लिखा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की जनता के द्वारा चुना जाता है। द गवर्नर ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। राज्यपाल राज्य की मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है। तो समझिए जरा, भारत देश में राज्यपाल का पद क्या इलेक्टेड है या अपॉइंटेड है? तो इलेक्टेड नहीं है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताता हूं। संविधान का प्रथम मसौदा, फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रेजेंटेड बाय वीएन राव। संविधान का प्रथम मसौदा जो है वो वीएन राव के द्वारा प्रेजेंट किया गया। वेनेगल नरसिंह राव के द्वारा संविधान का प्रथम मसौदा प्रस्तुत किया गया, यानी फर्स्ट ड्राफ्ट वीएन राव के द्वारा प्रेजेंट किया गया। ठीक है, और ये जो संविधान का प्रथम मसौदा प्रस्तुत किया गया था, जिस पर ड्राफ्टिंग कमेटी ने फाइनल रूप दिया, जिसे प्रारूप समिति ने, उसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं।
प्रथम मसौदा जो बी एन राव के द्वारा प्रस्तुत किया गया था उसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी मेरे भाई। और ये प्रथम मसौदे में राज्यपाल के निर्वाचन की बात थी, लेकिन राज्यपाल के निर्वाचन को स्वीकारा नहीं किया क्योंकि राज्यपाल संसदीय प्रणाली में नाम मात्र का प्रमुख है। ऐसे में पैसा वेस्ट करना, नॉमिनल हेड के लिए एनर्जी वेस्ट करना, निर्वाचन कराना कहाँ तक उचित है। दूसरी बात, राज्यपाल अगर जनता के द्वारा चुन के आएगा और मुख्यमंत्री इनडायरेक्ट आता है, राज्यपाल डायरेक्ट आएगा, तो ऐसे में दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना है। क्यों मानेगा राज्यपाल मुख्यमंत्री की बात जब वो चुन कर आएगा तो। इसलिए राज्यपाल का चुनाव नहीं होता, बल्कि राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है। अनुच्छेद 155 ये कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। किसके द्वारा होगी? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, राज्यपाल राज्य की मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है, ये बिल्कुल ठीक है आपका। राज्यपाल, देखो, राज्य में भी दोहरी कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की, एक वास्तविक। राज्यपाल नाम मात्र का प्रमुख है। ऐसी पावर जो उसकी डिस्क्रेशन की है, उसके विवेक की है, विवेक उसका बेटा नहीं है, मतलब मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र होकर, ऐसी शक्तियां जो राज्यपाल को अपने विवेक से प्रयोग करनी है, उन शक्तियों को छोड़कर राज्यपाल सभी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सहायता पर से करेगा, राज्य मंत्रिपरिषद, और जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं। इसलिए राज्य में वास्तविक कार्यपालिका मुख्यमंत्री में निहित है। रियल एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर है, नॉमिनल गवर्नर है। तो सेकंड आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। संविधान संशोधन से रिलेटेड है, लिखा हुआ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 संविधान संशोधन है, अब इसमें आपको बताना है। सबसे पहला देखो क्या है कि 52वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची जोड़ी गई इसके द्वारा, जो कि दल बदल कानून से संबंधित है। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड 10th शेड्यूल विच इज रिलेटेड टू द एंटी डिफेक्शन लॉ। 61वें संविधान संशोधन में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 की गई। और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11th शेड्यूल जोड़ी गई। ठीक, तो देखो, 52वां संविधान संशोधन आपका 1985 में आया और इसके द्वारा 10th शेड्यूल जोड़ी गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 10वीं अनुसूची, और इसके तहत दल बदल कानून के प्रावधान किए गए। दल बदल कानून एक ऐसा कानून है कि दल बदल की स्थिति में अयोग्यता के आधार बताता है। दल बदल की स्थिति में अयोग्यता का आधार बताता है। अगर संसद के किसी सदस्य को दल बदल के कानून के तहत अयोग्य ठहराया जाता है तो निर्णय स्पीकर चेयरमैन लेता है। राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य को दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराया जाता है तो निर्णय स्पीकर चेयरमैन लेता है राज्य का। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन आपका मतदान की उम्र से रिलेटेड है। इससे मतदान की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 साल कर दी गई। आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में मतदान करने का अधिकार एक लीगल राइट है, यानी कि विधिक अधिकार है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन आपका पंचायत से रिलेटेड है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, यानी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 को जिंदा किया गया, भाग 9 जोड़ा गया और इसके द्वारा 243 से लेकर 243 ओ तक पंचायतें टाइटल देकर, यानी पंचायतें टाइटल से पंचायत से रिलेटेड प्रावधान किए गए और इससे 11th शेड्यूल जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची में कुल 29 सब्जेक्ट यानी 29 विषय पंचायतों के लिए रखे गए। और इसी के बगल 74वां संविधान संशोधन भी हुआ, जिसके द्वारा 9A जोड़ा गया और 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक प्रोविजन किए गए और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और नगर पालिका टाइटल दिया गया। और नगर पालिका के लिए 12वीं अनुसूची में 18 विषय रखे गए, 18 सब्जेक्ट रखे गए, यानी 18 विषय रखे गए। तो देखिए मेरे भाइयों, यहाँ पर पहला स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है, थर्ड स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल क्या लिखा हुआ है? सही लिखा हुआ है। देखो, संशोधन जो होते हैं कुछ ऐसे 20-25 अमेंडमेंट ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको पढ़ना होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 20-25 संशोधन ऐसे हैं, मैं यहाँ पर आपको बता भी दे रहा हूँ कौन कौन से संशोधन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं तो सवालों के बीच बीच में आता रहेगा तो मैं कराता रहूंगा, धीरे धीरे करके मैं कराता रहूंगा, किसी दिन एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। लेकिन मैं पहले ही आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि कुछ संशोधन ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे 15th अमेंडमेंट हो गया, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, 9th अमेंडमेंट हो गया आपका। ठीक है, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 35वां आपका 36वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसके बाद 42, 44 संविधान संशोधन, 52 संविधान संशोधन अधिनियम आपका हो गया, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम हो गया। ठीक है,
इसके अलावा 101, 102, 103, 104 संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73 74 तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कुछ अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट हैं जिसको मैं बीच बीच में कराता रहूंगा, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, ये जरूर पता होना चाहिए आपको, इस बात का ध्यान रखिए, जरूर से जरूर ये अमेंडमेंट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा ये तीन का तीनों हो जाएगा, तीन का तीनों इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए ये सेशन आपको कैसा लगा। आप लोग जब लिखते हैं तो उससे एक अलग प्रकार की एनर्जी मिलती है। साथ ही साथ मेरे भाई, यदि आप हमारे साथ जुड़ के पूरी की पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा स्टडी आईक्यू आपके लिए एक प्रोग्राम चलाता है जिसका नाम है आरंभ। मेरे भाई, आरंभ एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाती है। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी दिया जाता है, और ये फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के साथ साथ प्री और मेंस के लिए आपको 1100 प्लस घंटे पढ़ाए जाते हैं, प्लस मेंटोरशिप आपको दी जाती है कि सही दिशा मिले आपको, बीच बीच में आपको गाइड करने वाला कोई हो, एज वेल एज आपको करंट अफेयर मैगजीन दी जाती है, क्योंकि करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिविल सर्विसेज के एग्जाम में। 4 साल की वैलिडिटी दी जाती है, 4 ईयर की वैलिडिटी। किताबें जो रेलिवेंट हैं वो आपके घर पहुंचाई जाती हैं, ठीक है, कुरियर के माध्यम से। ये 1100 प्लस घंटे लाइव पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा आपको एक फाउंडेशन का रिकॉर्डेड कोर्स, एक प्री का रिकॉर्डेड कोर्स, एक आंसर राइटिंग का रिकॉर्डेड कोर्स, एक एमसीक्यू का रिकॉर्डेड कोर्स और एक एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स एक्स्ट्रा मिलता है, यानी 5 कोर्स आपको रिकॉर्डेड एक्स्ट्रा मिलते हैं। और इस बैच का नाम है मेरे भाई आरंभ प्लेटिनम। क्या नाम है इस बैच का? इस बैच का नाम है आरंभ प्लेटिनम। ये एक ऐसा बैच है जिसमें कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जाती है, पूरी की पूरी कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। यदि आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो एक नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, उस नंबर पर आप कॉल करके सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं। नंबर नहीं दिख रहा है स्क्रीन पर, अभी दिखा देते हैं, देखो ये नंबर है भाई, 9289996923, ठीक। इस नंबर पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। studyIQ.com पर इस तरह से जाइए और यहाँ पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज में जाइए, स्टेट पीसीएस पे क्लिक करिए, उत्तर प्रदेश पर क्लिक करिए, और इस तरह से भी आप उत्तर प्रदेश पे जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये आरंभ दिखेगा, आरंभ पे क्लिक करके पूरी की पूरी जानकारी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, बाई नाउ पर जाके इनरोल कर सकते हैं। लेकिन इनरोल करने के दौरान ध्यान रखिए, एक कोड लगाना मत भूलिएगा। ये कूपन कोड है जो कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देगा, VL लाइव, ठीक है। ये कोड अगर आप लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आगे बढ़िए। नमस्कार।